25 साल की भावना पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थी, क्योंकि जब वो 1 साल की थी उसकी माँ की मौत हो चुकी थी। पापा जगन्नाथ अपाहिज थे और सौतेली माँ कावेरी ने उसे घर की नौकरानी की तरह रखा हुआ था। अरे ओ बेशरम लड़की, खिड़की पर बैठी किसी देख रही है? नहीं नहीं माँ, मैं तो किसी को नहीं देख रही। तो इधर आजा और काम कर ले थोड़ा सा। सारे घर की सफाई पड़ी है, रसोई में भी 100 काम पड़े हैं। हाँ माँ, आ रही हूँ। काम चोर कहीं की, जब देखो यहाँ वहाँ ताकती रहती है, न जाने किसे दिखती है। भावना चुपचाप घर की सफाई करने लग जाती है। वो पोछा लगा रही थी, तभी उसकी सौतेली छोटी बहन पारुल बाहर से आती है। वाह, ये भावना तो पोछा लगा रही है, अभी सब गंदा कर देती हूँ। पारुल दोबारा बाहर जाती है और सड़क किनारे फैले कीचड़ में खड़ी होकर शूज गंदे कर लेती है। अब सही है, सारा कीचड़ लग गया शूज में। अब जाऊंगी अंदर, फिर मजा आएगा। पारुल गंदे शूज लेकर आती है और फर्श गंदा कर देती है। ये क्या पारुल, सारा फर्श गंदा कर दिया। तो मैं क्या करूं, तुम्हारा तो काम ही है पोछा लगाना। दोबारा लगा दो। अभी तो मैं सारा पोछा लगा कर हटी हूँ, तुम शूज बाहर ही उतार देती। दिखता नहीं है क्या? मम्मी देखो ना, कुछ ज्यादा ही जुबान चल रही है इस भावना की। तभी कावेरी आकर भावना का कान पकड़कर मोड़ देती है। आह माँ छोड़ो, दर्द हो रहा है। क्यों? तू जब ऐसे मेरी बेटी को बोलती है तो उसे नहीं दर्द होता क्या? अब कैसा लग रहा है बता? मैंने कुछ गलत थोड़ी ना कहा है, छोड़ो माँ। कावेरी उसका कान छोड़ देती है। पारुल हंसने लग जाती है। मैंने तो जानबूझकर गंदा किया था। कोई बात नहीं बेटा, तू कुछ भी कर सकती है, तेरा ही तो घर है। वही तो, इस बेवकूफ भावना को बार बार गलत फहमी हो जाती है कि ये घर इसका है, खाक है इसका। इसका अपाहिज बाप तो बेड पकड़कर पड़ा है और मेरे पल्ले बांध दिया इस सौतेली औलाद को। आपने तो इतने साल तक इसे ऐसे ही पाल पोस कर बड़ा किया, देखो तो अब कैसा रंग दिखा रही है। लेकिन मैंने तो कभी कुछ बुरा नहीं किया किसी का। तू जिंदा है, यही बहुत बुरी बात है। जब मैं इस घर में तेरे बाप के साथ आई थी तभी तुझे मार देती तो अच्छा होता। तब 1 साल की थी, किसी को पता भी न लगता। और क्या तो मम्मी, आप भी ना बड़ी भोली रह गई। अभी आपके सिर्फ 2 ही सगे बच्चे होते, एक मैं और एक योगेश। बस मैं बेचारी भोली औरत, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। इस निकम्मी को भी अपना समझकर पाल लिया। चल हट रास्ते से। बेचारी भावना के साथ ये सब होना रोज का ही काम था। रोज ही उसे ताने मिलते थे और हर बार दुखी होकर वो अपने अपाहिज पापा के पास चली जाती थी। पापा, माँ ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? बेटा दुखी मत हो, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, सब ठीक हो जाएगा। मैं कभी कुछ बुरा नहीं कहती, कभी किसी का बुरा नहीं किया, न जाने कैसे कर्म है मेरे। सब ठीक हो जाएगा बेटी, मैं भी इतना मजबूर हूँ, कुछ कर नहीं सकता तेरे लिए। क्या फायदा ऐसा बाप होने का। नहीं नहीं पापा, ऐसा मत कहिए। आप यहाँ मेरे सामने हैं, आपको देखकर ही मुझे हिम्मत मिलती है। आप बहुत अच्छे हैं पापा। खैर, अपने पापा से बात करके भावना का मन हल्का हो जाता था। शाम के वक्त योगेश घर आता है और बदतमीजी से भावना से बात करने लगता है। ओ भावना, चल जा, चाय बना कर ला मेरे लिए। बना रही हूँ, पर थोड़ा आराम से बोल ले। क्यों बोल लूं आराम से? तू लायक है क्या आराम से बोलने के? योगेश, मैं तुझसे कितनी बड़ी हूँ, बड़ी बहन हूँ तेरी। कोई बहन वहन नहीं है, सौतेली है तू, सौतेली समझी। पैदा होते ही तो अपनी माँ को खा गई। योगेश, जुबान संभाल कर बात कर। तभी वहाँ पर कावेरी और पारुल भी आ जाती है और कावेरी गुस्से में भावना के बाल पकड़ लेती है। तू जुबान संभाल कर बात कर मेरे बेटे से। माँ, योगेश मुझसे कितना छोटा है और कैसे बात कर रहा है, आप इसे टोकती नहीं। हाँ तो उसकी मर्जी, वो जैसे मर्जी बात करे। तू होती कौन है उसके सामने बोलने वाली? माँ, आप योगेश और पारुल को बहुत गलत रास्ता दिखा रही हैं। बाद में ये आदतें इनको ही नुकसान पहुंचाएंगी। तभी कावेरी भावना को धक्का दे देती है और भावना नीचे गिर जाती है। तू मुझे मत सिखा कि मुझे अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है। जाकर चाय बना सबके लिए। बना रही हूँ। बेचारी भावना मजबूर होकर चुपचाप फिर से काम पर लग जाती है। थोड़ी देर में वो कावेरी, योगेश और पारुल के लिए चाय बनाकर ले आती है। पारुल चाय की एक सिप लेते ही गरम चाय भावना के हाथ पर गिरा देती है। आह, ये क्या किया पारुल, पागल हो क्या? इतनी गंदी चाय बनाई है, बिल्कुल भी चीनी नहीं है इसमें। तू पागल है क्या? चाय बनानी नहीं आती क्या? लेकिन मैंने चीनी डाली है, मैंने टेस्ट भी की थी। हाँ, मुझे भी ठीक लग रही है। अच्छा। मैंने अभी कुछ मीठा खाया था, शायद उसकी वजह से फीकी लग रही होगी। सच में गलत कर रहे हो तुम सब मेरे साथ। हाँ हाँ, जा, फालतू का ड्रामा मत कर। ऐसे भी कोई आग नहीं लग गई तेरे गरम चाय से। अच्छा, तो फिर थोड़ी सी चाय खुद पर गिरा कर देख लो माँ, पता लग जाएगा। जुबान तो देखो इसकी कितनी चल रही है। भावना गुस्से में वहाँ से चली जाती है।
कुछ दिन बाद कावेरी से मिलने उसकी एक फ्रेंड सुमन घर पर आती है। कैसी है कावेरी डार्लिंग, बहुत दिन हो गए, मैंने सोचा मिलने आ जाऊं। हाँ बहुत अच्छा किया सुमन, आजा बैठ जा। और भाई तू आई क्यों नहीं मेरे बेटे की शादी में? अरे क्या बताऊं मैं तुझे, घर की इतनी जिम्मेवारी है, 2 मेरे अपने बच्चों की, एक ये सौतेली बेटी भावना ने तंग करके रखा है। सारा दिन मेरा काम ही खत्म नहीं होता। अच्छा तू करती है क्या सारा काम? भावना कुछ नहीं करती क्या? ये महारानी कहाँ कुछ करती है, ऊपर से इसका अपाहिज बाप भी बेकार पड़ा है, उसका भी सारा दिन काम करना पड़ता है। मैं तो नौकरानी बनी बैठी हूँ। तभी भावना उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। लीजिए आंटी जी, ये सब भावना ने बनाया है? कहाँ इसने बनाया है, मैंने पहले ही बना कर रखा था, बस बना बनाया उठा कर ले आई है। भावना जानती थी कि कावेरी झूठ बोल रही है, लेकिन वो चुप रहती है। खैर भावना वहां से चली जाती है। अच्छा और बता, तू कब कर रही है अपने बच्चों की शादी? बस मैं भी देख रही हूँ, पहले ये भावना निकले घर से, फिर ये पारुल की शादी करूंगी। अभी मेरा योगेश तो छोटा है, 3-4 साल तक नहीं करूंगी। हाँ तो बेटियों की कर दे, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी आई है, तो ही ढूंढ दे पारुल के लिए कोई लड़का अच्छा सा, और इस भावना के लिए कोई भी गया गुजरा चल जाएगा। अच्छा और क्या, तो मुझे क्या लेना देना, ये किसी भी घर जाए, कहीं भी धक्के खाए, जिए या मरे, मेरी सगी औलाद थोड़ी है ये। कोई बात नहीं, मैंने तो खुद अपने बेटे के लिए शादी.com से लड़की देखी थी, तू भी वहीं देख ले, एक से एक घटिया और एक से एक बढ़िया रिश्ता मिलता है वहां पर। क्या घटिया भी मिलता है क्या? हाँ क्यों नहीं मिलता, जैसा चाहिए वैसा मिलता है, गोरा काला, अमीर गरीब, भिखारी राजा। वाह तूने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया, फिर तो पहले इस भावना के लिए लड़का देखती हूँ, कोई फटीचर सा भिखमंगा पहले तो इसे घर से निकालती हूँ। सही है। हाँ और फिर अपनी बेटी पारुल के लिए देखूंगी कोई अमीर ज्यादा। हाँ हाँ देख ले, ना मिले तो मुझे बताना, गारंटी है मिल जाएगा। ठीक है तू कह रही है तो आज ही करती हूँ ये काम भी। सुमन के जाने के बाद कावेरी शादी.com पर भावना और पारुल की डिटेल्स डालकर आईडी बना लेती है। तो एक रात घर में सब सो रहे थे, रात के 1 बजे का टाइम था, तभी पारुल अपने बॉयफ्रेंड राहुल को फोन करती है। कॉल पर, राहुल मैं दरवाजा खोल रही हूँ, सब सो रहे हैं, चुपके से मेरे कमरे में आ जाना। हाँ ठीक है, मैं तो कब से घर के बाहर इंतजार कर रहा हूँ, ध्यान से खोलना, बिल्कुल शोर ना हो। हाँ ठीक है, मैं एक बार दोबारा सबको चेक कर लूं, कहीं कोई उठा तो नहीं हुआ। हाँ जल्दी करो, मुझे मैसेज पर बताना, जैसी गेट खुलेगा मैं अंदर आ जाऊंगा। ठीक है राहुल। पारुल एक एक करके सबके कमरे में चेक करती है और देखती है कि सब सो रहे थे। तभी वो मैसेज करके राहुल को घर में बुलाकर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। ओह बेबी, आई मिस यू सो मच, कितना टाइम हो गया, मिले ही नहीं हैं हम। हाँ मुझे भी बहुत याद आ रही थी, तभी तुम्हें आज बुलाया है। तुमने अच्छे से देखा ना, कोई जागा तो नहीं हुआ? हाँ हाँ प्यार किया तो डरना क्या, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1 मिनट रुको, मैं कमरे का गेट बंद कर दूं। पारुल जैसी गेट बंद करने आती है, सामने भावना आ जाती है और राहुल को भी देख लेती है। ये कौन है, रात के इस वक्त तुमने लड़के को बुलाया है? शिट, तू जाग कैसे गई, सो रही थी ना? हाँ लेकिन मुझे शोर आ रहा था, इसीलिए मैं चेक करने आई थी, अभी सबको बताती हूँ। तभी पारुल उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में अंदर खींच लेती है और उसके मुंह पर हाथ रख लेती है ताकि वो शोर ना मचाए। ये कैसे उठ गई पारुल अब? छोड़ो छोड़ो, चुप रह वरना यही मार दूंगी तुझे। राहुल कुछ करो ना तुम, छोड़ो मुझे, छोड़ो। शोर मत मचा। क्या करें अब? राहुल जल्दी से इसका मुंह बंद करके इसके कमरे में चले जाओ और मैं बाहर से इसके कमरे का गेट बंद कर दूंगी, फंसेगी फिर ये। नहीं नहीं। राहुल उसका मुंह बंद करके जबरदस्ती भावना को उसके कमरे में ले जाता है और बाहर से पारुल गेट बंद कर देती है। तुम ये क्या कर रहे हो, प्लीज चले जाओ। नो। मम्मी मम्मी, योगेश जल्दी उठो, जल्दी आओ इधर। अंदर से बार बार भावना गेट खोलने का कह रही थी। गेट खोलो पारुल, खोलो, ऐसा मत करो। मम्मी, योगेश। असल में पारुल चाह रही थी कि सभी भावना को गलत समझे, इसलिए उसने ये चाल चली थी। शोर सुनकर योगेश और कावेरी उठकर आते हैं। क्या हुआ बेटा, आधी रात को ऐसे क्यों चिल्ला रही है? देख लो खुद, पता लग जाएगा। हुआ क्या है? राहुल भावना के कमरे का दरवाजा खोल देती है और अंदर भावना के साथ राहुल खड़ा था। सभी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि आगे भावना के साथ क्या होने वाला था। क्या वो अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? देखते रहिए गरीब दूल्हा वर्सेस अमीर दूल्हा का अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कावेरी अपनी सौतेली बेटी भावना पर बहुत अत्याचार करती थी।
उसकी सौतेली बहन पारुल और भाई योगेश उसे हर बार नीचा दिखाते थे। वहीं उसके पापा जगन्नाथ अपाहिज होने के कारण उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिससे भावना काफी दुखी थी और कावेरी भावना के लिए कोई गरीब लड़का ढूंढना चाह रही थी। वहीं पारुल ने राहुल को भावना के साथ फंसाकर झूठा इल्जाम भी लगा दिया था। अब आगे। हे राम, ये लड़का कौन है? मम्मी, आधी रात को भावना के कमरे में लड़का है, इसका क्या मतलब है? जानती है ना आप? नहीं माँ, नहीं। कलमुही, शर्म नहीं आई तुझे? तभी कावेरी गुस्से में भावना के बाल पकड़ लेती है और उसे लगातार थप्पड़े मारने लगती है। नहीं नहीं माँ, ये क्या कर रही हो? मैं इस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। देखो तो, पकड़ी गई है तो झूठ बोल रही है। लेकिन पारुल, तुम्हें कैसे पता कि लड़का आया है? अरे मैंने तो कोई आवाज सुन ली थी। इसकी हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की? तभी योगेश गुस्से से राहुल का कॉलर पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन पारुल योगेश को पीछे हटा लेती है। अरे इसकी क्या गलती है? इसे तो भावना ने बुलाया, तभी ये आया ना, इसे जाने दो। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो भावना ने ही बुलाया था। वहीं कावेरी बार बार भावना को मार रही थी। माँ मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, इस लड़के को तो पारुल ने बुलाया था। मुंह काला कर लिया अपना, ऊपर से मेरी बेटी का नाम ले रही है। तुझे शर्म नहीं आ रही है? और मारो माँ इसे, देखो तो कैसे मुझ पर इल्जाम लगा रही है। इतनी बदनामी करवा कर रख दी, वो तो शुक्र करो किसी को पता नहीं लगा। दिल तो करता है इसे यहीं पर जिंदा जमीन में गाड़ दूं। तभी घर में इतना शोर सुनकर जगन्नाथ परेशान हो गया था और वो उधर से बार बार चिल्ला रहा था। आखिर क्या हुआ है? क्या किया है भावना ने? क्यों मार रहे हो उसे? तभी भावना रोते हुए जगन्नाथ के पास आ जाती है और कावेरी वहां तक उसके पीछे आकर उसे मार रही थी। मैंने कुछ नहीं किया पापा, मैंने किसी को नहीं बुलाया, ये लड़का पारुल के साथ था। झूठ बोलती है, मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है। ये सब आपकी वजह से हो रहा है। सौतेली बेटी सौंप दी मेरे गले में। लेकिन भावना ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अपनी आंखों से देख कर आई हूँ। आधी रात में ये लड़का इसके कमरे में इसकी पूजा करने आया था क्या? माँ, मेरी माँ की कसम खाकर कहती हूँ, ऐसा नहीं है पापा, आपकी कसम। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, मत मारो। कावेरी बस भी करो। आखिर कावेरी उसे मारना बंद कर देती है, लेकिन अभी तक उसे खरी खोटी सुना रही थी। योगेश और पारुल भी वहीं थे। मम्मी, ये तो हमारा खानदान खत्म करके ही रहेगी। अब तू देख कैसे झट से इसको इस घर से निकालती हूँ, फटाफट शादी करती हूँ इसकी। ऐसे कैसे शादी कर दोगी? कोई लड़का भी तो मिलना चाहिए। जैसी ये है, इसे तो कोई कचरा उठाने वाला मिल गया तो भी कर दूंगी। जल्दी से लेकर जाए इसे यहाँ से। ऐसे मत बोलो माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैं उस लड़के को जानती तक नहीं हूँ। अभी बुलाती हूँ उस लड़के को, जरा देखती हूँ क्या सफाई देता है। जा, जरा उसे बुला कर ले आ तो। योगेश वहाँ जाता है और देखता है कि राहुल वहाँ नहीं था, वो वहाँ से जा चुका था। योगेश वापस आता है। मम्मी, वो तो चला गया। खैर, उस लड़के को छोड़ो। मैंने उससे पूछा था तो उसने कहा कि भावना ने ही बुलाया है। सब झूठ बोल रहे हैं, सब पारुल और उसकी चाल है। कोई मेरा यकीन करो। लेकिन कोई भी भावना की बात पर यकीन नहीं करता। वहीं मन ही मन अब जगन्नाथ को भी लगने लगा था कि शायद भावना ही गलत है। चलो यहाँ से, दोनों बाप बेटी को पड़े रहने दो। अब तो ये मेरे मन से पूरी तरह से उतर गई है। नालायक कहीं की, बेशरम लड़की। चलो मम्मी। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। भावना, क्या तूने सच में किसी लड़के को बुलाया था? नहीं पापा, सच में मैंने नहीं बुलाया। तो वो लड़का तेरे कमरे में कैसे आया? भावना अपने पापा को सारी बात बताती है और जगन्नाथ उसकी बात पर यकीन भी कर लेता है। मैं जानता हूँ बेटा, ये सब तेरे दुश्मन से कम नहीं है। मुझे तो खुद पर शर्म आती है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। आपकी कोई गलती नहीं है पापा, मैं कहती ही हूँ, मेरी किस्मत में ही खोट है। चिंता मत कर बेटा, भगवान सब देख रहा है। तेरे साथ सब अच्छा होगा, तू देख लेना। मेरी बात याद रखना तू। देखो ना पापा, कितना अच्छा हो रहा है, कितनी पिटाई की है मेरी, कैसे कैसे इल्जाम लगाए हैं मुझ पर। रो मत बेटी, रो मत। तभी भावना अपने पापा को गले से लगाती है और खूब रोती है। खैर, अब तो जो होना था वो हो चुका। वहीं कावेरी पूरा दिन फोन पर शादी.com में लड़का ढूंढती रहती थी। न जाने कब इसके लिए नालायक लड़का दिखेगा, मिलेगा भी या नहीं। ओहो मम्मी, मिल जाएगा, शादी.com पर तो लड़कों का ढेर लगा हुआ है। लेकिन इसके लायक लड़का नहीं है ना, कोई फटीचर सा गरीब सा दिखे तो ही। अच्छे लड़के तो बहुत है। माँ, इसके लिए अच्छे लड़के का क्या करना है? कोई बात नहीं, कोशिश जारी है, बस 2-4 दिन में मिल ही जाएगा। वहीं बेचारी भावना पर अब और भी ज्यादा अत्याचार होने लगा था। हर वक्त वो एक दासी की तरह सबके काम करती रहती थी। कुछ दिन बाद, ए भावना, जाकर मेरे जूते साफ कर। मैं क्यों जूते साफ करूं? तुम्हारे जूते हैं, तुम खुद साफ करो। ज्यादा जुबान चलाई तो उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगा। क्यों फेंक दोगे? ये घर मेरा है, मेरे पापा का है।
तभी योगेश उसे जोर से लात मार देता है और भावना रोने लग जाती है। ऐसे ही रोजाना उस पर अत्याचार होता था। कुछ दिन बाद पारुल अपने बॉयफ्रेंड राहुल से मिलने जाती है। कितना मजा आया था ना राहुल उस दिन, शक्ल देखी थी भावना की। हाँ, बहुत मजा आया था, बेचारी की खूब पिटाई हुई। हाँ हाँ, यही तो मैं चाहती थी। अच्छा हुआ बच गया मैं, वरना मेरी भी पिटाई हो जाती। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारी पिटाई थोड़ी ना होने देती, तभी मैंने तुम्हें भगा दिया था। अच्छा साथ निभाया तुमने मेरा। और क्या, तो मैं ऐसी थोड़ी ना तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनी हूँ, साथ तो देना ही है। तो अब मैं ये साथ लंबा लेकर जाना चाहता हूँ। मैं कुछ समझी नहीं। मैं सोच रहा हूँ अब हम शादी कर लेते हैं। मैं मेरे घर पर बात कर लेता हूँ, तुम भी कर लो। ये बात सुनकर पारुल बहुत गुस्सा हो जाती है। क्या बकवास कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? क्या? ऐसे क्यों बात कर रही हो? मजाक कर रही हो क्या? मेरी शक्ल देखकर तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं तुमसे शादी थोड़ी ना करूंगी। क्या? अगर शादी नहीं करनी तो हम रिलेशनशिप में क्यों हैं? टाइम पास के लिए। मेरा दिमाग थोड़ी ना खराब है जो मैं तुमसे शादी करूंगी। और अब तो मेरे घर वालों ने भी तुम्हें देख लिया है। तो वो सब बातें तो हम कैसे न कैसे हैंडल कर ही लेंगे। यार, मैंने जब से तुम्हारे साथ रिलेशनशिप शुरू किया तब से ही मैंने सोच रखा था कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। राहुल ये बात सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम इतनी स्वार्थी हो। अपने फायदे के लिए पहले तुमने मुझे फंसाया और मुझे कह रही हो कि तुम शादी नहीं करना चाहती। हाँ, नहीं करना चाहती सो व्हाट। चलो ठीक है, अब तुम ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने कितना खतरा लिया। ज्यादा बक मत करो। आज से हमारा रिश्ता यही खत्म हुआ। मुझे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। ये तुम क्या कह रही हो? हमारा 3 साल पुराना रिश्ता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, प्लीज। उससे बात करते करते राहुल रोने लग जाता है। ऐसे मत करो, मुझे मत छोड़ो पारुल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। गो टू हेल यार, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। तुम जैसे लड़के से शादी थोड़ी ना करूंगी। तुम सिर्फ मेरा टाइम पास थे। अब बाय। पारुल गुस्से में वहां से चली जाती है और राहुल बेचारा बहुत दुखी हो गया था। खैर, अब पारुल ने रिश्ता तोड़ दिया था। कुछ दिन बाद कावेरी को शादी.com पर एक लड़की की प्रोफाइल दिखाई देती है। अरे देख तो पारुल, ये लड़का कैसा लग रहा है इस भावना के लिए। मम्मी, शक्ल तो ठीक है, पर ये तो 12th तक पढ़ा है और इसकी मंथली इनकम भी 15,000 है। हाँ तो और क्या चाहिए, 15,000 भी ज्यादा है। इसमें कुछ भी नहीं आता। तो वही तो, इस भावना को कुछ भी तो नहीं देना। मुझे तो यही सही लग रहा है। हाँ मम्मी, बात करो, जल्दी से रिश्ता पक्का करो, शादी करो, निकालो इसको यहाँ से। अरे रुक जा कुछ दिन, इसके लिए पक्का करती हूँ। फिर देख तेरे लिए कैसा शानदार बढ़िया लड़का ढूंढती हूँ। शादी एक साथ कर लेंगे, खर्चा बचेगा। हाँ मम्मी, ये भी सही है। वही तो, थोड़े बहुत पैसे मेरा भाई दे रहा है, बाकी तेरे पापा की रिटायरमेंट से आ रहे हैं। तू भी अभी छोटी मोटी प्राइवेट जॉब ही कर रही है, इतने पैसे कहाँ हैं? हाँ मम्मी, ये लड़का भावना के लिए ठीक है, गरीब है, मेरे लिए देख लो अच्छा सा। ठीक है बेटा। कावेरी ने भावना के लिए एक गरीब लड़का पसंद किया था और अब वो अपनी बेटी पारुल के लिए लड़का देख रही थी। तो उसी शाम कावेरी जगन्नाथ के पास जाती है। मैंने भावना के लिए लड़का देखा है, 15,000 सैलरी है, 12वीं पास है। ये कैसा लड़का देखा है? भावना तो इतनी पढ़ी लिखी है, और भला इतनी कम सैलरी में आजकल होता क्या है? तो और क्या चाहते हो, राजकुमार आएगा इसके लिए? आप चुपचाप बेड पर पड़े रहो। ऐसे मत करो मेरी बेटी के साथ, उसकी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? भावना कितनी अच्छी है। ज्यादा बकवास तो करो मत आप। मैंने जो पसंद कर लिया सो कर लिया। आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो खुद खड़े हो जाओ अपने पैरों पर। जाकर ढूंढ लो अपनी लड़की के लिए राजकुमार। अगर मैं कुछ कर सकता तो जरूर करता, मैं तो मजबूर हूँ। कावेरी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत कर। चुप करो, आए बड़े मुझे समझाने वाले। कावेरी भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और जगन्नाथ बहुत दुखी था कि कावेरी ने भावना के लिए ऐसा लड़का पसंद किया था। उसी रात 11 बजे उनके दरवाजे पर कोई पत्थर फेंकने लग जाता है और सभी चौंक जाते हैं। कावेरी, योगेश, पारुल अपने कमरे से हॉल में आ जाते हैं। हे भगवान, इस वक्त कौन है? कोई खतरा ही है। रात के 11 बजे कौन उनके घर पर पत्थर फेंक रहा था? और क्या भावना का उस लड़के के साथ रिश्ता तय हो पाएगा? क्या यही लिखा था भावना की किस्मत में? देखेंगे हम गरीब दूल्हा वर्सेस अमीर दूल्हा के अगले एपिसोड में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भावना के साथ राहुल का नाम जोड़कर पारुल ने उसे फंसा दिया था और सभी भावना को गलत समझ रहे थे। लेकिन जगन्नाथ जानता था कि उसकी बेटी गलत नहीं है। वहीं कावेरी ने शादी.com पर भावना के लिए कोई गरीब लड़का पसंद किया था और अब वो पारुल के लिए लड़का ढूंढ रही थी। अचानक एक रात को उनके घर पर कोई पत्थर फेंकने लग जाता है और सभी उठकर आ जाते हैं। अब आगे
शोर सुनकर जगन्नाथ भी जाग जाता है और भावना भी वहाँ आती है। ये क्या हो रहा है माँ? तू जाकर देख ले बाहर क्या हो रहा है। आई बड़ी हीरोइन। मम्मी, इस भावना को ही बाहर भेज दो, कोई हमला करेगा तो इस पर ही कर देगा। मम्मी, मुझे तो लग रहा है कोई गुंडा है। फिर तो पुलिस को बुला लेना चाहिए। तभी भावना खिड़की से देखती है कि बाहर राहुल खड़ा था और चिल्ला रहा था, माँ ये तो वही लड़का है। चुड़ैल, तूने ही बुलाया होगा। नहीं माँ। तभी कावेरी एक डंडा उठाकर दरवाजा खोलती है और जाकर राहुल को पीटने लग जाती है। योगेश भी उसे मारता है। छोड़ो मुझे, धोखेबाज कहीं की ये लड़की। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमारे घर पर पत्थर फेंक रहा है। हाँ, पीटो इसे, ये राहुल तो है इसी लायक। तुम्हें इसका नाम कैसे पता? वो छोड़ो मुझे, मैं मार दूंगा सबको। छोड़ दो मेरे को। ये ऐसे नहीं मानेगा पारुल, जल्दी से पुलिस को बुला। नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाओ, मैं चला जाऊंगा। ले जा इस भावना को भी अपने साथ, दिमाग खराब कर रखा है, इसी के पीछे आया है ना। नहीं नहीं, मैं तो भावना को जानता तक नहीं हूँ। पारुल मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी के पीछे आया हूँ। ये बात सुनकर कावेरी और योगेश बहुत हैरान हो जाते हैं और पारुल घबरा जाती है। योगेश समझ गया था कि पारुल ने जानबूझकर भावना को फंसाया था। नहीं नहीं मम्मी, ये झूठ बोल रहा है, जरूर इन दोनों की चाल होगी मुझे फंसाने के लिए। झूठी? उस दिन मुझे फंसा दिया ताकि खुद बच जाए और मुझे छोड़कर चली गई। ये लड़का क्या बोल रहा है पारुल? मम्मी ये झूठ बोल रहा है। तू झूठ बोल रही है पारुल, तेरी शक्ल देख, तेरा रंग उड़ा हुआ है चेहरे का। मैंने कहा था ना माँ कि ये लड़का पारुल के पीछे आया है। उस रात भी मैं पारुल से मिलने आया था और भावना को फंसाने के लिए पारुल ने मुझे इसके कमरे में भेज दिया था। राहुल, तू चला जा यहाँ से, मैं अपने आप अपनी बेटी को संभाल लूंगी। आज के बाद यहाँ नजर मत आना, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। राहुल फिर से घबराकर वहाँ से चला जाता है और वहीं सब अंदर आ जाते हैं। योगेश अब पारुल पर गुस्सा कर रहा था। देखा मम्मी, कितनी होशियार है ये पारुल। चुप कर, अपनी बहन को फंसा रहा है। जो हो गया उसे भूल जा, हमें ये बात फैलानी नहीं है। और क्या, तो अकल ही नहीं है इस योगेश में। मैं तो कब से भावना को ही गलत समझ रहा था, मुझे क्या पता था ये पारुल इतनी चालू है। अरे ऐसे कैसे बोल रहा है, ये तेरी सगी बहन है। भावना तो फिर भी सौतेली है। बात सगी या सौतेली की नहीं है मम्मी, बात सही और गलत की है। मैं तो कितनी बार कह रही थी, लेकिन मेरा कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। मुझे माफ कर दो भावना, मुझसे गलती हो गई, जो मैं तुम्हें इतने टाइम से गलत समझता आया। योगेश का ये व्यवहार देखकर भावना भावुक हो जाती है। सच में माँ और पारुल ने मुझे भड़का दिया था। अब मैं समझ गया हूँ कि भावना बिल्कुल सही है। हाँ योगेश, मैं बहुत खुश हूँ कि कम से कम तुम्हें तो मुझ पर यकीन हुआ। मेरा भाई तो मेरे साथ है। तभी योगेश भी भावना को गले से लगा लेता है। भाई बहन का प्यार देखकर पारुल और कावेरी चिढ़ जाती है। ये कैसी सौतेली बहन है? ये क्या कर रहा है योगेश? भूल गया, ये हमारी दुश्मन है। आप चुप रहिए मम्मी, बचपन से आपने मुझे इसके खिलाफ भड़काया है, लेकिन आज मैंने असलियत देख ली है। मम्मी, ये योगेश को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ है, पागल हो गया है। तू चल पारुल। मम्मी, आप इसे सिर पर चढ़ा रही हैं, देखना एक दिन आपको पछतावा होगा। खैर रात का वक्त था और सभी सोने चले जाते हैं। अब योगेश और भावना के बीच रिश्ता अच्छा हो गया था। अगले दिन भावना अपने पापा के पास जाकर सारी बात बताती है। पापा, मैं बहुत खुश हूँ, कम से कम अब योगेश तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। मैंने कहा था ना बेटा, भगवान सब देख रहा है, धीरे धीरे सब अच्छा होगा। मुझे मेरा भाई मिल गया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? हाँ बेटा। कुछ दिनों बाद कावेरी को पारुल के लिए भी एक अमीर घर का लड़का पसंद आ जाता है और कावेरी अपने पति के पास जाती है और बाकी तीनों बच्चे भी वहीं थे। अब देखो, मैंने दोनों लड़कियों के लिए लड़का देख लिया है और मैंने फैसला कर लिया है, इनकी शादी एक ही दिन होगी। लेकिन कुछ बताओ तो, कौन लड़के हैं, कैसे हैं, या सीधे शादी ही कर दोगी? बता तो रही हूँ, एक लड़का तो भावना के लिए पहले ही देख रखा था। जतिन नाम है उसका, 15,000 सैलरी है, 12वीं तक पढ़ा है, खेती करता है। मैंने तुमसे कहा था ना, उस लड़के के साथ भावना का रिश्ता मत करो। आप चुप रहिए, जहाँ मैं कहूँगी वहीं होगा। लेकिन मम्मी, ये तो बहुत गरीब लड़का है, भावना कैसे खुश रहेगी वहाँ? तुझसे बात की है क्या? तू सबसे छोटा है, चुप रह। मम्मी, मेरे लिए कौन सा लड़का देखा है? तेरे लिए तो बिजनेसमैन देखा है, लाखों में कमाई है उसकी, बहुत बड़ा घर है, संदीप नाम है। अरे वाह। ये भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है कावेरी, भगवान सब देख रहा है। हाँ तो आप चुप रहिए ना, भगवान को देखने दो, आए बड़े। मम्मी, आप गलत कर रही हो भावना के साथ, भावना के लिए भी अच्छा लड़का देखना था ना। तू जा अपना काम कर, आया ही क्यों यहाँ बीच में, ज्यादा लीडर बनने। योगेश भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वहीं भावना अपने लिए कुछ भी नहीं बोलती है। 2 दिन बाद कावेरी घर पर जतिन और उसकी माँ जया को बुलाती है।
वो दोनों भावना को देखने आए थे। उनके लिए चाय बिस्किट रखे जाते हैं। बहन जी, आपने हमें घर तो बुला लिया, लेकिन हमें तो थोड़ी शर्म आ रही है। हम इतने गरीब हैं और आपके घर से कैसे रिश्ता जोड़ सकते हैं? अरे नहीं नहीं, आप तो इतने अच्छे लोग हैं और मेरी भावना को तो आप जैसे अच्छे लोग ही चाहिए। पैसों का तो क्या है, आना जाना लगा रहता है। आप तो बड़ी महान हैं, बहुत ऊंची सोच की है। मुझे तो हैरानी है कि आप हमसे रिश्ता करना चाहती हैं, अपनी बेटी का। हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी भावना को अच्छा इंसान मिले, अच्छी सास मिले, इसीलिए मैंने आपका परिवार चुना। थोड़ी देर में भावना भी वहाँ आ जाती है। वहीं जतिन और जया को भावना बहुत पसंद आती है। आपकी बेटी भावना को मेरा बेटा जतिन पसंद तो है ना? एक बार इससे बात तो कर लीजिए। नहीं नहीं, मेरी बेटी तो गाय है, इसने तो मुझे पहले ही बोल दिया था, जहाँ मैं चाहूंगी शादी वहीं कर लेगी। बस थोड़ा शर्मा रही है, इसीलिए चुप है। अच्छा, फिर ठीक है। यहीं जतिन और भावना का रिश्ता पक्का हो जाता है। जतिन अपनी माँ के साथ वहां से चला जाता है और कावेरी अपने असली रूप में आ जाती है। कैसा लगा मेरा ड्रामा? आप तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं। एक सच्ची प्यारी माँ होने का खूब ड्रामा किया आपने। हाँ, वो तो है ही, क्या करूं, टैलेंट ही बहुत है मुझ में। हाँ मम्मी, यू आर द ग्रेट मॉम। कुछ दिनों बाद कावेरी पारुल का रिश्ता पक्का करने के लिए संदीप और उसकी माँ शमा को भी घर पर बुलाती है और उनके सामने ढेर तरह के पकवान रखे जाते हैं। कावेरी जी, आपने तो हमारे लिए ढेर पकवान बनाए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, आखिर आप मेरी बेटी की होने वाली सास है भाई। अरे अभी कहाँ, अभी रुको जरा, संदीप मिल तो ले पारुल से, पसंद आएगी तभी करेंगे, वरना तो हम नहीं करेंगे। कैसी बातें करती है जी, मेरी पारुल तो बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल पसंद आएगी संदीप को। आप देखना तो सही, अब आप अपनी बेटी की तारीफ तो बंद करो, वो तो हम बताएंगे अच्छी है या नहीं। दरअसल शमा बोलने में काफी तेज थी और कावेरी उसके सामने चुप होकर रह गई थी। थोड़ी देर में पारुल तैयार होकर आती है और संदीप उसे देखकर खुश हो जाता है। अच्छा, तो ये है आपकी बेटी, दिखने में तो ठीक है। क्यों संदीप, तुझे कैसी लगी? हाँ मम्मी, मुझे भी पसंद है। मैं जरा इससे बात करना चाहता हूँ। कुछ देर तक संदीप और पारुल बात करते हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद थे। संदीप बेटा, तुम्हें पसंद तो है ना पारुल? हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है। चलो भाई, बधाई हो, दोनों को पसंद है, रिश्ता पक्का समझो। चलो कावेरी जी, अब ढंग की मिठाई मंगवा लेना अच्छी दुकान से, मुंह तो मीठा करो। जी जी, अभी मंगवाती हूँ, योगेश से बोलती हूँ। इस तरह से संदीप और पारुल का भी रिश्ता पक्का हो जाता है और 2 महीने बाद एक ही दिन पर उन दोनों की शादी रखी जाती है। एक तरफ संदीप बारात लेकर आता है जिसमें बहुत सारे बाराती थे और संदीप रथ पर दूल्हा बनकर बैठा था। उसने काफी महंगी और सुंदर शेरवानी पहनी हुई थी। दूसरी तरफ जतिन की बारात में सिर्फ 8-10 लोग थे और जतिन भी काफी सिंपल कपड़ों में घोड़ी पर बैठकर आया था। वहीं मेहमानों के बीच काफी चर्चा चल रही थी। देखो तो, पारुल की बारात तो ऐसे आई है जैसे राजकुमार की बारात हो, दूल्हा कितना सजा हुआ है। वही तो, और इस भावना की बारात कितनी गरीबी से भरी हुई लग रही है। भाई फर्क है, एक बेटी सगी है और दूसरी सौतेली, तो बारात में तो फर्क होना ही था। हाँ, बारात देखकर ही पता चल रहा है कि दोनों लड़कियों का भविष्य कैसा होगा। पारुल तो राज करेगी और बेचारी भावना तो वैसी रह जाएगी जैसे अभी रह रही थी, काम वाली बनकर। खैर, अपने को क्या लेना, मजे मारो शादी में, खाओ पियो नाचो। दोनों की शादी हो जाती है और दोनों अपने ससुराल पहुंच जाती है। एक तरफ पारुल के ससुराल वाला घर काफी बड़ा था, दूसरी तरफ भावना का ससुराल वाला घर बहुत छोटा सा था। भावना भी काफी हैरान थी कि इतने छोटे कच्चे घर में वो कैसे रहेगी। तो क्या भावना अपनी शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी आगे बढ़ा पाएगी या वो यहाँ भी घुट घुट कर रह जाएगी? देखते हैं आगे पारुल और भावना की जिंदगी उन्हें किस मोड़ पर ले जाती है। बने रहिए हमारे साथ गरीब दूल्हा वर्सेस अमीर दूल्हा के अगले एपिसोड तक। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि पारुल का झूठ पकड़ा गया था और राहुल की सच्चाई सबके सामने आ गई थी, लेकिन कावेरी ने बात को दबा दिया। वहीं योगेश अब भावना को इज्जत देने लगा था। वहीं कावेरी ने दोनों लड़कियों की शादी एक ही दिन रख दी थी। भावना का दूल्हा गरीब था जबकि पारुल का दूल्हा काफी अमीर था। अब दोनों की शादीशुदा जिंदगी कैसे चलने वाली है, आइए देखते हैं आगे। तो भावना का अपने ससुराल में स्वागत होता है। जया के अलावा वहाँ सिर्फ 4 ही मेहमान थे। भावना बेटा, स्वागत है, आज से ये घर तुम्हारा है, अपने शुभ कदमों से अंदर आओ। जी माँ जी। माँ, अच्छे से हम दोनों की नजर उतार दो, कोई भी बुरी नजर ना लगे। हाँ, चिंता मत कर बेटा, देखना भावना आ गई है ना, अब सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अपनी सास और पति का ये व्यवहार देखकर भावना को खुशी हो रही थी। हे भगवान, मेरे सास और पति
मुझे देखकर कितना खुश हैं। बस इनका ये प्यार सच्चा हो और ऐसा ही बना रहे। दूसरी तरफ पारुल का उसके ससुराल में गृह प्रवेश हो रहा था, जहाँ तरह तरह की सजावट की हुई थी और मेहमानों से घर भरा हुआ था और 4 ढोल वाले खड़े थे। अरे भाई, बहू आ गई है घर में, चलो बजाओ ढोल, नाचो सब। मम्मी हमें अंदर तो आने दो, बाद में नाच लेना। नहीं नहीं, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी। मेरे बेटे की शादी हुई है और अभी तो मौका मिला है नाचने का। संदीप जी, मम्मी जी को बोलो ना कि अंदर तो आने दे, मैं बहुत थक गई हूँ। तुम थोड़ा सा इंतजार करो, देखो कितनी खुश हो रही है मम्मी। आधे घंटे तक ढोल बजता रहता है और शमा अपने रिश्तेदारों के साथ नाचती रहती है और पारुल को गुस्सा आने लग जाता है। संदीप जी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कब से खड़ी हूँ, पता है लहंगे में खड़ा होना कितना मुश्किल है। मम्मी मम्मी बस भी करो, कब से खड़े खड़े थक गए हैं हम। शमा ढोल बंद करवा देती है और नाचना बंद कर देती है और गुस्से में अपने बेटे बहू के पास जाती है। मैं देख रही हूँ ये पारुल तुझे भड़का रही है, अभी तो घर में आई भी नहीं है। नहीं तो मम्मी जी, मैंने नहीं कहा। मैं तो कोई रिवाज नहीं करने वाली अब, ऐसी अंदर आ जाओ दोनों। ओहो मम्मी, आप तो गुस्सा हो गई, ऐसे नहीं करते। मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मुझे तो बस। झूठ मत बोल, तूने क्या सोचा मैं सिर्फ नाच रही हूँ? अरे मैं देख रही थी तिरछी आंखें कर करके कैसे तू मेरे बेटे को भड़का रही थी। तो शमा सबके सामने अपनी बहू को डांट देती है, जिससे पारुल को बहुत गुस्सा आता है। खैर अभी तो वो चुप थी। मम्मी अब बस भी करो, चलो जो भी रिवाज करने हैं करो, मैं बहुत थक गया हूँ। हाँ कर रही हूँ। खैर पारुल का जैसे तैसे गृह प्रवेश हो ही जाता है। कुछ दिन बाद ससुराल में भी भावना घर का सारा कामकाज करती थी, लेकिन मायके से कम बोझ था क्योंकि भावना की सास जया उसका पूरा साथ देती थी। माँ जी, अब मैं इस घर में आ गई हूँ, आपको मेरे साथ काम करने की क्या जरूरत है, मैं सब कर लूंगी। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ तू सब कर लेगी, तू तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं ये नहीं कह रही थी, मैं चाहती हूँ कि आप बस आराम करें और सारी टेंशन छोड़ दें। नहीं, तू मेरी बेटी जैसी है, ऐसे कैसे तुझ पर सारा काम डाल दूं? हम दोनों मिलकर ही रहेंगे। तूने भी कौन सा मायके में आराम किया है। आप बहुत अच्छी हैं माँ जी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी माँ मिल गई है। मैं जानती हूँ बेटा कि कावेरी तुम्हारी सौतेली माँ है और तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। ये बात सुनकर भावना भावुक हो जाती है, लेकिन कावेरी के खिलाफ कुछ नहीं बोलती। नहीं माँ जी, वो मेरा ख्याल रखती थी। मुझे पता है तू कावेरी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अब तुझे तेरी माँ जैसी एक माँ मिल गई है, मुझे सास मत समझना। तभी भावना अपनी सास को गले से लगा लेती है और भावना को बहुत खुशी हो रही थी क्योंकि उसका पति जतिन भी उससे उतना ही प्यार करता था। पापा सही कहते थे, भगवान मेरे साथ सब अच्छा ही करेंगे। मुझे कितनी अच्छी सास मिली है और कितना अच्छा पति है। इन दोनों का प्यार पाकर तो ऐसा लगता है मुझे सब मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ पारुल का हाल बिल्कुल इसके उलट था क्योंकि संदीप अपने बिजनेस में हर वक्त बिजी रहता था। वहीं उसकी सास शमा बहुत चालाक थी। क्यों रे पारुल, तुझे घर का काम आता नहीं है क्या? ये तूने कैसी सब्जी बनाई आज? मम्मी जी, मैं तो कभी घर पर सब्जी रोटी बनाती ही नहीं थी, यहीं आकर बनानी पड़ रही है। तो ये ससुराल है तेरा, यहाँ तो काम करना ही पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि यहाँ हर काम का नौकर होगा, इतने बड़े घर में तो होते ही हैं। रसोई में थोड़ी नौकर रखेंगे, ये तो बहू का काम है। घर की बहू बेटियां ही करती है रसोई का काम। अच्छा तो कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी, आप सिखा देना। क्यों भाई, मैं क्यों सिखाऊं? यूट्यूब है, तेरी माँ है, सीख कर आना था। पता है जब शादी हो रही है तो क्यों नहीं सीखा? मम्मी ने तो इसीलिए बड़े घर में शादी की ताकि मैं आराम से रह सकूं। ओह अच्छा, तो तू ये कह रही है कि तुझे आराम नहीं मिल रहा, हम तुझे तंग कर रहे हैं? यही होता है छोटे घर की लड़की ले लेते हैं तो। मम्मी जी, आप मेरे घर के बारे में क्यों बोल रही हैं? ज्यादा जुबान मत चला, आई बड़ी, जाकर ढंग की सब्जी बनाना सीख ले पहले, फिर बात करना मुझसे। क्षमा की जुबान के सामने पारुल की भी जुबान छोटी पड़ जाती थी। वहीं संदीप रात 11 बजे घर आता है और पारुल मुंह फुलाए बैठी थी। ये कोई टाइम है क्या संदीप जी घर आने का? मुझे तो आप टाइम ही नहीं दे रहे हो। नहीं नहीं पारुल, ऐसी बात नहीं है, आजकल किसी डील में बिजी हूँ, बस कुछ दिन ही ऐसा चलेगा। रहने दो, नई नई शादी हुई है, आपको दिखता ही नहीं। टाइम नहीं था तो शादी क्यों की? आपको पता है ना कि पत्नी को टाइम देना होता है। ओहो मेरी जान, मुझे माफ कर दो, तुम्हें दिन भर फोन तो करता हूँ ना बार बार। फोन करने से क्या होता है, और भी 100 जरूरतें होती है। कोई बात करनी होती है, घर पर आते हैं थके हारे और आते ही सो जाते हैं। अच्छा अभी मैं नहीं सो रहा, बताओ क्या बात है? कोई बात नहीं, अब सो जाओ, आपको तो अभी 2 मिनट में खरांटे आने लग जाएंगे। अरे परेशान क्यों हो रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुमको ऐसे परेशान नहीं देख सकता। रहने दो, आप कोई प्यार व्यार नहीं करते, टाइम तो दे नहीं सकते। बस कुछ दिन रुक जाओ,
एक आध महीना बस। क्या 1 महीना? हे भगवान, 1 महीने में तो न जाने क्या ही हो जाएगा। क्या मतलब? क्या हो जाएगा? नहीं कुछ नहीं, चलो आप सो जाओ। थोड़ी देर में संदीप को नींद आ जाती है। वहीं पारुल अभी तक फोन चला रही थी और ऐसे में उसको अपने बॉयफ्रेंड राहुल की याद आने लग जाती है। इससे अच्छा तो राहुल था, जब भी मुझे बात करनी होती थी अवेलेबल रहता था। ये संदीप तो बात तक नहीं करता। पारुल अपने फोन में राहुल का इंस्टाग्राम खोलकर उसकी फोटो देखने लग जाती है और उसे रिक्वेस्ट भी भेज देती है। कुछ दिनों बाद भावना देखती है कि आजकल जतिन खेतों से थका हारा घर आ रहा था, तो वो परेशान हो जाती है। जतिन जी, क्या बात है, आजकल आप बहुत थक हार कर आते हैं। हाँ भावना, आजकल थोड़ा बीज बोने का काम चल रहा है तो काफी मेहनत हो जाती है, थक जाता हूँ। अच्छा, तो आप ये खेती करना छोड़ दीजिए ना। नहीं भावना, मुझे तो बस यही काम आता है। क्या करूँ, बचपन में ही पापा की मौत हो गई थी, पढ़ाई लिखाई ज्यादा कर नहीं पाया तो खेती ही सीख ली। ये काम छोड़कर कुछ और कर लेंगे हम। आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना थक जाते हैं, आपको परेशान देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन और क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ सोचती हूँ, हम दोनों मिलकर कुछ कर लेंगे। हाँ, क्यों नहीं, तुम तो पढ़ी लिखी भी हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं हर जगह तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है। भावना इस बारे में काफी सोचती है और कुछ ही दिनों बाद उसे एक आइडिया आता है और वो इसके बारे में अपनी सास और पति से बात करती है। मम्मी जी, जतिन जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम घर से मिठाई का काम शुरू कर लें। अच्छा, लेकिन कौन लेगा हमसे मिठाई और कैसे बनाएंगे? लोग लेंगे, मैं बहुत अच्छी मिठाई बनाती हूँ, एक बार कोशिश करनी तो बनती है ना। हाँ, तुम कहती हो तो कर लेते हैं। देखना, हमारा काम खूब चलेगा, फिर आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। भावना के साथ उसकी सास और पति मिलकर घर से ही लड्डू और बर्फी बनाने का काम शुरू करते हैं और जया मोहल्ले में इस काम के बारे में सबको बता देती है। धीरे धीरे भावना से कुछ लोग मिठाई लेने भी आते हैं और 2 ही महीनों बाद देखते ही देखते उसकी काफी मिठाई बिकने लग जाती है। देखा मम्मी जी, आजकल तो कितने ग्राहक आते हैं। हाँ भावना बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, आजकल तो खूब ऑर्डर मिलने लगे हैं, काफी मिठाई बनती है। हाँ भावना, तुम तो बहुत किस्मत वाली साबित हुई हम सबके लिए। इतनी कमाई तो मैं खेती में भी नहीं कर पाता था। हाँ, अभी कल ही मुझे एक शादी की मिठाई बनाने का ऑर्डर मिला है। बहुत काम पड़ा है माँ जी, लगता है रात भर जागना पड़ेगा। अरे वाह, मुझे तो नींद ही नहीं आएगी, अभी से बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से भावना का ये बिजनेस काफी बढ़ जाता है और देखते देखते वो एक मिठाई की दुकान भी खोल लेते हैं और धीरे धीरे उनके पास पैसे भी आने लगते हैं। भावना, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि हमारी एक मिठाई की दुकान भी है। अरे अरे, यकीन करो, ये हमारी दुकान है। सच में, मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे लगा हम एक झोपड़ी में ही रह जाएंगे। हाँ माँ, मैंने भी यही सोचा था कि मजदूरी करते करते ही ये जिंदगी निकल जाएगी मेरी। लेकिन देखिए, अब ऐसा नहीं है, भगवान ने हमारा कितना साथ दिया है। अच्छी नीयत से काम करते हैं तो भगवान भी पूरा साथ देते हैं। भावना बेटी, तू तो लक्ष्मी बनकर आई है। यूं ही 2 महीने बीत जाते हैं। भावना अपने मायके में भी जाती है, जहाँ योगेश और जगन्नाथ उससे मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन कावेरी उससे बात नहीं करती। कुछ दिन बाद, जतिन जी, मुझे बाजार से थोड़ा सामान लेकर आना है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? फिर पीछे दुकान कौन संभालेगा? आज तो माँ भी घर पर नहीं है, या तो मैं ले आता हूँ या तुम ले आओ। नहीं नहीं, मुझे मेरा ही सामान लेना है। चलो, आप दुकान का ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। ठीक है भावना। भावना सामान लेने के लिए बाजार चली जाती है। बाजार में वो देखती है कि पारुल राहुल के साथ कार में बैठकर जा रही थी। पारुल भी भावना को देख लेती है और घबरा जाती है। तो आखिर पारुल दोबारा राहुल के साथ कैसे और क्यों आ गई थी? और क्या भावना अपनी सौतेली बहन के लिए कुछ करेगी या उसे यूं ही नजरअंदाज करके चली जाएगी? देखते रहिए गरीब दुल्हा वर्सेस अमीर दुल्हा का अगला एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि भावना अपने गरीब ससुराल में भी बहुत खुश थी। वहीं पारुल अपने ससुराल में परेशान थी क्योंकि उसकी सास उसे ताने मारती थी और संदीप बिजनेस में इतना बिजी था कि पारुल को टाइम नहीं दे पाता था। वहीं कुछ समय बाद भावना ने अपनी मेहनत से मिठाई की दुकान भी खोल ली थी और अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई थी। तभी एक दिन भावना बाजार में पारुल और राहुल को एक साथ देख लेती है और वो काफी चौंक गई थी। अब आगे पारुल को राहुल के साथ देखकर भावना यही सोचती रहती है कि पारुल आखिर फिर से राहुल के साथ क्यों आ गई थी। शाम के वक्त वो पारुल को फोन करती है कॉल पर। मुझे क्यों फोन किया है भावना? तुम जानती हो मैंने क्यों फोन किया है? हाँ, तुम यही कहना चाहती हो ना कि मैं राहुल के साथ क्या कर रही थी? ये वो। हाँ, तुम क्यों दोबारा राहुल से बात करने लगी हो? तुम्हारी शादी तो हो चुकी है पारुल। तो क्या करूं?
मेरी सास मुझसे नफरत करती है और संदीप के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। आखिर मेरा भी तो मन करता होगा किसी से बात करने का। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाओगी। तुम्हें संदीप को समझाना चाहिए। मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो और मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, समझी? लेकिन तुम गलत कर रही हो पारुल। जस्ट शट अप। गुस्से में पारुल फोन काट देती है। लेकिन भावना को अपनी बहन की चिंता हो रही थी, इसीलिए वो पारुल के बारे में बात करने के लिए अपने मायके जाती है और कावेरी उसे देखकर नाक चढ़ा लेती है। तू क्यों आई अब? अभी थोड़े दिन पहले ही तो आकर गई थी। माँ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी। जा अपने बाप से बात कर ले जाकर। नहीं नहीं, पापा को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। मैं बस आपसे बात करने आई हूँ। क्या है? बोल जल्दी और जल्दी जा यहाँ से। माँ, पारुल फिर से राहुल से बात करने लगी है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। वो ऐसा क्यों करेगी? अब तो उसकी शादी हो गई है। यही तो मैंने उसे समझाया, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। माँ प्लीज आप उसे समझाइए। चल चल, ज्यादा ड्रामा मत कर। तुझे कौन सी परवाह है मेरी बेटी की? अब जा तू, मैं अपने आप समझा दूंगी उसे। ठीक है। भावना वहां से चली जाती है और कावेरी फोन करके पारुल को काफी समझाती है और पारुल इस बात से साफ मुकर जाती है। रात के वक्त संदीप ड्रिंक करके घर आता है। वो परेशान था क्योंकि उसे लगातार बिजनेस में काफी घाटा हो रहा था। बेटा, ये क्या हाल बना के रखा है? वाह, आज फिर पीकर आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो क्या करूं मैं पारुल, बिजनेस में इतना घाटा लग रहा है, कर्जे में डूब गया हूं मैं। ऐसे बिजनेस किस काम का जो आपको ही डुबो दे? ना तो आपकी बिजनेस लाइफ अच्छी चल रही है, ना ही पर्सनल लाइफ। सबको खो दोगे आप। ऐसा मत बोलो पारुल, मैं प्यार करता हूँ तुमसे। प्यार इसे कहते हैं? आपके पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं है। आप तो बस नशे में हैं और अपने दुख में डूबे रहते हैं। अपने बेटे का ये हाल देखकर शमा भी बहुत दुखी थी और अब शमा का स्वभाव भी बदल गया था। पारुल, ऐसे क्यों बात करती है तू संदीप से? उसका हाल तो देख। मम्मी जी, ये आपकी वजह से हुआ। ना तो आपने मुझे प्यार दिया, ना ही अपने बेटे को संभाला। तू तो पत्नी है इसकी, तू क्यों नहीं साथ देती इसका? इसे देख देख कर मेरा तो दिल कांपता है। न जाने ये कैसे ठीक होगा। पहले तो पैसे कमाने के चक्कर में हर जगह हाथ पैर मार लिए, अब परेशानी तो होनी ही थी ना। इसे इतना घाटा लग गया है। हम पर तो दिन ब दिन कर्जा चढ़ता जा रहा है। गरीबी छा गई है। गरीबी आई है तभी तो अब ढल गई हैं, वरना आपने तो मेरा जीना हराम किया हुआ था। पारुल, ऐसे बात मत कर। अभी हमारे हालात बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। अभी तक लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बस बाहर से घर देखकर लोग सोचते हैं न जाने कितने पैसे वाले हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको पता लग जाएगा जब हम सड़क पर आ जाएंगे। दरअसल काफी दिनों से नुकसान होने की वजह से संदीप डिप्रेशन में चला गया था। साथ ही पारुल अब पूरी तरह से संदीप से दूर हो गई थी। ये लोग तो डूबेंगे, साथ ही मुझे भी ले डूबेंगे। मैं तो जल्दी से राहुल के साथ सेट हो जाती हूँ। कुछ दिन बाद संदीप फिर से पारुल से बात करता है, लेकिन पारुल बार बार उसे इग्नोर करती है। पारुल, क्या बात है? तुम हर वक्त फोन पर ही लगी रहती हो या घर से बाहर होती हो? थोड़ा टाइम मुझे भी दे दो। क्यों? जब मैं आपसे कहती थी टाइम दे दो, तब क्यों नहीं दिया? पारुल, इस कंडीशन में मुझे तुम्हारी जरूरत है। मेरा हाल तो देखो, इतना नुकसान हो रहा है। कम से कम तुम तो मुझे सपोर्ट करो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। पर मुझे आपकी जरूरत नहीं है। आपने मेरी वैल्यू नहीं की और मुझे आपकी वैल्यू नहीं है। ऐसे मत करो पारुल, प्लीज। तुम मेरी पत्नी हो, तो मुझे नहीं संभालोगी तो कौन संभालेगा? अपनी माँ से कह दो, अब तो वो भी ढल गई है। बेटे का दुख दिख रहा है, बहू नहीं दिखी उन्हें। पारुल भी अब 7वें आसमान पर चढ़ी हुई थी, क्योंकि राहुल ने उसे झूठे ख्वाब दिखा दिए थे। कुछ दिनों बाद संदीप परेशान होकर भावना से मिलने उसकी दुकान पर पहुंच जाता है, जहां पर भावना के साथ जतिन भी था। संदीप जी, आप यहाँ? आप काफी परेशाान लग रहे हैं। आइए बैठिए। क्या बात है संदीप? न जाने पारुल को क्या हो गया है। एक तो मुझे बिजनेस में इतना लॉस हो गया है, मुझ पर इतना कर्ज चढ़ गया है, और पारुल है कि मुझसे बात तक नहीं करती। आप चिंता मत कीजिए, मैं समझाऊंगी पारुल को। लेकिन आप भी काफी ड्रिंक करते हैं, थोड़ा आपको भी सुधार करना चाहिए। हाँ संदीप, हर वक्त नशे में रहने से समस्या का समाधान तो नहीं हो जाएगा ना, बल्कि नुकसान ज्यादा ही होगा। हाँ, मैं जानता हूँ। मैंने अब खुद में सुधार कर लिया है। मैं उतनी ड्रिंक नहीं करता हूँ, लेकिन न जाने क्यों पारुल मुझसे दूर हो गई है। मुझे बहुत चिंता होती है। आप इतना परेशान मत होइए संदीप जी, मैं समझाऊंगी उसे। बस मैं इसी बारे में बात करने आया था, क्योंकि मैं रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता। चिंता मत करो, हम पारुल जी से बात करेंगे। संदीप बात करके वहाँ से चला जाता है। भावना जानती थी कि पारुल ये सब क्यों कर रही है, लेकिन वो सच्चाई सबको नहीं बता सकती थी। भावना, तुम पारुल से बात करो, समझाओ उसे वो ऐसा क्यों कर रही है। संदीप को उसकी जरूरत है। हाँ, मैं बात करूंगी।
न जाने क्यों ऐसे चक्कर में पड़ गई है वो। क्या मतलब? कैसे चक्कर में? भावना अपने पति पर पूरा भरोसा करती थी, इसीलिए उसने राहुल वाली सारी बात जतिन को बता दी थी। ये तो बहुत गलत बात है। शादी के बाद ये सब करना धोखा है ये तो। हाँ मैं जानती हूँ। मैं दोबारा पारुल से बात करने उसके घर जाऊंगी, मैं उसे समझाऊंगी। हाँ आज ही जाना, शाम होने वाली है, अभी चली जाओ। भावना जाने का सोच ही रही थी कि तभी उसके पास संदीप का फोन आता है और वो बहुत घबराया हुआ था। भावना जी, वो पारुल। क्या बात है संदीप जी, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। भावना जी, पारुल का फोन नहीं लग रहा है और वो घर पर भी नहीं आई है। न जाने क्या हो गया है, सुबह से गई हुई है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या आपको पता है कि वो कहाँ गई है? प्लीज कुछ करिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। भावना ये बात जतिन को बताती है। दोनों परेशान हो गए थे। हमें जल्दी से जाना होगा, शायद मैं जानती हूँ वो कहाँ गई होगी। जतिन आप मेरे साथ चलो। हाँ चलो, मैं दुकान बंद कर देता हूँ। जतिन जल्दी से दुकान बंद कर देता है और बाइक पर भावना के साथ चला जाता है। भावना उसे रास्ता बता रही थी। भावना हम कहाँ जा रहे हैं? क्या तुम्हें पता है कि पारुल कहाँ पर है? नहीं, मुझे पक्का पता तो नहीं है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने एक जगह पर पारुल को राहुल के साथ कार में जाते हुए देखा था। मैं उस कार को पहचानती हूँ। अच्छा, लेकिन हम कार को कहाँ ढूंढेंगे? वो कार एक बंद गली में जा रही थी, शायद उसी गली में राहुल रहता हो। एक बार जाकर तो देखें। जतिन और भावना जल्दी से वहां पहुंच जाते हैं और खुशकिस्मती से उस बंद गली में एक घर के बाहर भावना को वही कार दिख जाती है। देखो जतिन, ये वही कार है। उस दिन पारुल इसी कार में राहुल के साथ थी। लगता है यही घर है। तो चलो अंदर। ऐसे अंदर नहीं जा सकते, न जाने अंदर क्या है। कोई दुर्घटना ना हो जाए, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। ठीक है, मैं बुलाता हूँ। जतिन कॉल करके जल्दी से पुलिस को वहाँ बुला लेता है और कुछ ही देर में 4 पुलिस वाले वहाँ आ जाते हैं और डोर बेल बजाते हैं, पर राहुल दरवाजा नहीं खोलता। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? लगता है दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। पुलिस वाले धक्का देकर राहुल के घर का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर एक कमरे में देखते हैं कि पारुल वहाँ कुर्सी पर बेहोशी की हालत में रस्सी से बंधी हुई थी और राहुल सारा सामान पैक करके वहाँ से निकलने की तैयारी में था। ओह नो! हैंड्स अप, खेल खत्म, अरेस्ट करो इसे। राहुल खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, पर उसे पकड़ लिया जाता है। भावना, ये सब तेरी वजह से हुआ है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। पहले जेल की हवा तो खा ले। भावना जल्दी से अपनी बहन की रस्सियां खोलती है और उसके मुंह पर थोड़ा पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है। वहीं पुलिस राहुल को गिरफ्तार करके ले गई थी। पारुल होश में आते ही रोने लग जाती है और भावना को गले से लगा लेती है। राहुल मुझे किडनैप करके लेकर जाने वाला था। हम जानते हैं, पर सब ठीक हो गया है, रो मत पारुल। मुझे माफ कर दो भावना, तुम सही कहती थी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। हाँ, शुक्र है कि तुम बच गई। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, लेकिन तुमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। कुछ भी हो सकता था। हाँ, वो तो शुक्र है कि भावना को अंदाजा था कि तुम यहाँ हो, वरना न जाने राहुल तुम्हें कहाँ ले जाता। हाँ जीजा जी, मेरी बेवकूफी की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। मैंने अपने पति को भी धोखा दिया और राहुल ने भी मेरे साथ ये सब किया। शादी के बाद पति के साथ ये सब करना गलत होता है पारुल। अंधी थी मैं, अब संदीप को पता लगेगा तो क्या होगा। चिंता मत करो, हमने संदीप जी को कुछ भी नहीं बताया और ना ही कभी बताएंगे। लेकिन तुम वादा करो, आज के बाद तुम ऐसी हरकत कभी नहीं करोगी। संदीप भी बहुत परेशान है, उसे तुम्हारी जरूरत है पारुल। वो हमारे आगे गिड़गिड़ा रहा था क्योंकि वो तुम्हें खोना नहीं चाहता। संदीप जी बहुत अच्छे हैं, बस उन्हें बिजनेस में लॉस हो गया। वो मुझे इतना कहते थे कि उन्हें मेरी जरूरत है, लेकिन मैंने एक ना सुनी क्योंकि मैं तो राहुल में बिजी थी। यही तो तुमने बेवकूफी कर दी। अब तुम कसम खाओ कि तुम आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी, कभी अपने पति को धोखा नहीं दोगी। अगर बुरा वक्त देखकर हमारा जीवन साथी भाग जाए तो क्या फायदा ऐसे साथी का। भावना से कुछ सीखो, मैं भी कितना गरीब था, पर इसने सब ठीक कर दिया। अब तुम्हें भी संदीप जी का पूरा साथ देना है, सच्चे मन से। हाँ, मैं कसम खाती हूँ अब गलती नहीं करूंगी, पर आप कभी उनको इस बारे में मत पता लगने देना। चिंता मत करो, चलो हम तुम्हें घर ले चलते हैं। हाँ, और संदीप से कह देंगे कि तुम किसी फ्रेंड के यहाँ गई थी। अब झूठ तो बोलना ही पड़ेगा, वरना रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये आखिरी गलती है, अब कुछ नहीं करूंगी। मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई है, मेरी जिंदगी आप दोनों की वजह से ही बची है। थैंक यू। तो आखिर इतना सब होने के बाद पारुल को समझ में आ ही जाती है और वो पूरे मन से संदीप के पास वापस आ गई थी। भावना और जतिन ने भी पारुल की कोई भी बात नहीं बताई थी। पारुल अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगी थी। खैर, अभी तो गरीबी का माहौल था, लेकिन वक्त के साथ सब सही हो रहा था। संदीप ने दूसरा काम भी करना शुरू कर दिया था। वहीं भावना और जतिन की जिंदगी पहले की तरह ही खुशनुमा चल रही थी।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।